हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। ये हमारी सीटेट 2026 7 और 8 फरवरी को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसकी मैराथन क्लास चल रही है साइंस पेपर 2 की, जहाँ पे हम साइंस का एक एक पोर्शन अब रिवाइज कर रहे हैं। इसके पहले देखिए, जो भी हम मैराथन क्लास चला रहे थे उसमें हम एक टॉपिक उठाते थे, 2-3 टॉपिक के मिक्स क्वेश्चन उठाते थे, जो कि फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री सभी के होते थे। और उन प्रश्नों को करते थे, प्रश्नों के साथ साथ उसकी थ्योरी भी कवर करते चलते थे, यानी एमसीक्यू पढ़े। और सारे एमसीक्यू जो होते थे ना, वह एनसीईआरटी बेस्ड होते थे। तो सारे एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू पढ़ते थे, उसके अलावा उसके साथ साथ उसकी थ्योरी भी पढ़ते चलते थे, और उसके साथ पीवाईक्यू क्वेश्चन भी। अगर हम 20 प्रश्न करते थे तो 10 प्रश्न आपके एनसीईआरटी के संभावित प्रश्न और 10 प्रश्न आपके पीवाईक्यू प्रश्न होते थे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो थ्योरी हम पढ़ चुके हैं उन्हीं के प्रश्नों को लेंगे और उस प्रश्नों के साथ हम उसकी थ्योरी रिवाइज करते चलेंगे, क्योंकि देखिए अभी टाइम कम बचा है ना। तो अभी हमको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा या तो रिवीजन पे फोकस करना है, और रिवीजन के साथ साथ फिर हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है प्रश्नों की। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो टॉपिक हम पढ़ चुके हैं उन टॉपिक के प्रश्न लेंगे, तो उससे प्रैक्टिस भी हो जाएगी प्रश्नों की, और हम उसके साथ उसकी थ्योरी भी डिटेल में पढ़ते चलेंगे, हर एक ऑप्शन को पढ़ते चलेंगे, जिससे हमारी थ्योरी भी रिवाइज होती चलेगी। तो रिवीजन प्लस प्रैक्टिस सीरीज ये चल रही है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। तो ये क्लासेस आप जरूर देखिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है कि एक किसान अपने खेत में कई वर्षों तक लगातार गेहूं की फसल उगाता है, तो उसके खेत की मृदा में क्या होगा, किस चीज की कमी होगी, ये आपको बताना है। पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी, पोषक तत्वों की वृद्धि हो जाएगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मृदा मृदा पर निर्भर करेगा। ठीक है, एक किसान है, कोई भी किसान है, वो एक खेत है, कई वर्षों तक सिर्फ एक ही फसल इसमें उगा रहा। मान लीजिए वो गेहूं उगा रहा, तो सालों साल तक इस खेत में वो गेहूं ही गेहूं उगाया जा रहा। अब बताइए, कुछ सालों तक तो उसकी फसल अच्छी होगी, कुछ साल बाद उसकी फसल डैमेज होने लग जाएगी। अब इसका कारण क्या होगा, इसका कारण ये होता है कि पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। अब पोषक तत्वों की कमी क्यों हो जाएगी, देखिए इसको आप ऐसे सिंपल भाषा में समझिए कि मान लीजिए ये कोई फील्ड है, कोई खेत है। ठीक है, इसमें एक ही फसल मान लेते हैं गेहूं उगाई जा रहा है, कई वर्षों तक लगातार इसमें हम गेहूं बो रहे हैं, गेहूं उगा रहे हैं। तो अब देखिए हर साल इसमें गेहूं ही पड़ेगा, तो गेहूं क्या करेगा, गेहूं को जैसे कौन से पोषक तत्व जरूरी होते हैं, नाइट्रोजन जरूरी होता है, फॉस्फोरस जरूरी होता है। तो ये क्या करेगा, हर साल इस मृदा से, इस मिट्टी से नाइट्रोजन ले लेगा, फॉस्फोरस ले लेगा, नाइट्रोजन ले लेगा, फॉस्फोरस ले लेगा। अब बताइए लगातार अगर हम गेहूं बोते जाएंगे तो लगातार ये नाइट्रोजन और फॉस्फोरस को एब्जॉर्व करता जाएगा। तो कुछ टाइम बाद ऐसा आएगा कि इस मृदा से, इस फील्ड से नाइट्रोजन और फॉस्फोरस गायब होने लग जाएगा, यानी इसकी क्या होने लग जाएगी, कमी होने लग जाएगी। अब जब नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की ही कमी होने लग जाएगी, तो फिर हम बाद में इसी फील्ड में गेहूं को बोएंगे, तो क्या गेहूं अच्छे से हो पाएगा, नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अब गेहूं के लिए क्या चाहिए, नाइट्रोजन फॉस्फोरस मेनली जरूरी है। अगर यही नहीं रहेंगे तो गेहूं का उत्पादन कैसे होगा। इसीलिए धीरे धीरे क्या हो जाएगी, धीरे धीरे जो मिट्टी है इसकी उर्वरकता क्या हो जाएगी, घटती जाएगी। जब उर्वरकता घटती जाएगी तो यहाँ पे फसल वो वाली फसल नहीं होगी जो कि हम लगातार बोते रहें। ठीक है, तो इसी को रोकने के लिए, अब ऐसी बंजर जमीन ना हो जाए, इसी को रोकने के लिए एक मतलब तकनीकी अपनाई जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन बोला जाता है। क्रॉप रोटेशन से मतलब क्या समझते हैं, फसल चक्र। फसल चक्र, जिसमें हम क्या करते हैं, सीजन बाय सीजन फसल को चेंज करके बोते रहते हैं। जैसे एक सीजन में गेहूं बो दिए, फिर दूसरे सीजन में यहाँ पे क्या चावल की खेती कर लिए, ठीक है, दाल की, दलहनी पौधे की खेती कर लिए। तो ऐसे हम क्या करते हैं, क्रॉप को रोटेट करते रहते हैं, फसल को रोटेट करते रहते हैं, जिससे एक ही तरीके के पोषक तत्व एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, और मिट्टी को समय मिल जाता है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस इकट्ठा करने के लिए, या फिर चावल जो भी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है वो इकट्ठा करने के लिए मिट्टी को समय मिल जाता है, तो वो क्या करती है, अच्छी प्रोडक्टिविटी देती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरी प्रोसेस समझ में आ गई होगी कि जो क्रॉप रोटेशन प्रक्रिया है इसको क्यों अपनाते हैं, और एक ही तरीके के फसल लगातार सालों साल एक ही खेत में क्यों नहीं बोते हैं। बाकी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न है,
पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र में सीढ़ीदार खेत क्यों बनाए जाते हैं? जब आप ईवीएस पढ़ रहे होंगे सीटेट पेपर फर्स्ट के लिए, तो आपने देखा होगा कई इलाकों में ऐसे देखिए सीढ़ी नुमा खेत बनाए जाते हैं, फिर इससे नीचे ये स्टेयर जैसे बना रहेगा, यानी सीढ़ी नुमा खेत पहाड़ी क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्र जितने भी होते हैं वहाँ पे बनाए जाते हैं। अब क्यों बनाए जाते हैं? अपरदन को रोकने के लिए, जल की कमी के कारण, मृदा संरक्षण के लिए, या फिर एक और तीन दोनों। ठीक है, तो बताइए पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में जो सीढ़ी नुमा खेत बनाए जाते हैं वो कैसे क्यों बनाए जाते हैं? तो पहला ऑप्शन हम देखते हैं अपरदन को रोकने के लिए। अपरदन यानी क्या होता है कि मिट्टी का कटाव, मिट्टी का कटाव, तो कटाव को रोकने के लिए बनाया जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए ये जो सीढ़ी नुमा खेत हैं ये बनाए जाते हैं। देखिए क्या होता है कि मान लीजिए ये कोई पर्वत है, ठीक है, अब यहाँ पे पानी पड़ा तो ढलान में क्या होगा, तेजी से पानी आएगा। ढलान वाला अगर एरिया है तो ढलान में तेजी से पानी नीचे आएगा। जब तेजी से पानी नीचे आएगा तो ये अपने साथ मिट्टी को भी काटते ले आएगा, बहाते ले आएगा, तो जिससे क्या होगा, यहाँ की जो उर्वरकता वाली मिट्टी है, जो उपजाऊ मिट्टी है, वो क्या हो जाएगी, कट के नीचे आ जाएगी। तो इसी को रोकने के लिए कैसे सीढ़ी नुमा, ऐसे सीढ़ी नुमा खेत बना दिए जाते हैं। अब जब सीढ़ी नुमा बना दिए जाते हैं तो पहले पानी आएगा तो यहाँ पे रुकेगा थोड़ी देर, फिर उसके, अब ये समतल जगह होती है तो जब यहाँ से पानी आएगा तो फिर यहाँ पे रुकेगा, यानी पानी का जो बहाव होता है, बहाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है, धीमा हो जाता है। जब पानी का बहाव कम हो जाएगा तो इतनी तेजी से मिट्टी को बहा के अपने साथ नहीं ले जाता। तो सीढ़ीदार खेत क्यों बनाए जाते हैं? अपरदन को रोकने के लिए। पहला तो सही हो गया। दूसरा है जल की कमी के कारण, ना जल की कमी के कारण नहीं, बल्कि जल इससे फ्लो ना हो, जल जमीन पे सोखे रुके, इसके कारण बनाया जाता है। जल की कमी के कारण ही कोई कारण नहीं होता। मृदा संरक्षण के लिए, बिल्कुल सही, अभी हमने वही तो पढ़ा कि इससे क्या है कि जैसे तेज पानी, तेज बहाव से पानी नीचे आएगा तो क्या होगा, जो उपजाऊ मिट्टी होती है, उपजाऊ मिट्टी खत्म हो जाएगी, बह जाएगी, खत्म हो जाएगी, वहाँ पे नहीं रह जाएगी। तो उसी मृदा के संरक्षण के लिए ये सीढ़ी नुमा खेत पर्वतीय क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी सही है और 3 भी सही है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 1 और 3 दोनों। अगला प्रश्न है, ऊंचे पर्वतों पर पाए जाने वाले चीड़, देवदार और फर जैसे पेड़ पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वन, उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन में, मध्य अक्षांशीय सदाहरित वन में, भूमध्य सागरीय सदाहरित वन में, या शंकुधारी सदाहरित वन में। कहाँ पे चीड़, देवदार और फर जैसे पेड़ पाए जाते हैं? तो चीड़, ये सब पाए कहाँ पे पाए जाते हैं? ये ऐसी जगह पे पाए जाते हैं जहाँ का तापमान क्या होता है, तापमान कम होता है, ठीक है, टेम्परेचर डाउन होता है, जहाँ पे बर्फबारी होती है। जो चीड़ है, देवदार है, फर जैसे पेड़ होते हैं, तो जहाँ पे बर्फबारी होती है वहाँ पे पाए जाते हैं, तापमान वहाँ का कम होना चाहिए। तो ऐसा कहाँ होता है? ऐसा होता है शंकुधारी सदाहरित वन में ये पाए जाते हैं। वहाँ पे चीड़ है जिसको पाइन बोलते हैं, देवदार, फर, ये पेड़ पाए जाते हैं। इनकी पत्तियाँ कैसे होती हैं? ऐसे नुकीले कांटे वाली होती हैं, जिससे जो बर्फबारी होती है उसको ये क्या कर देता है, पत्तियों पर रोकने नहीं देता है, ऐसे काट के बहा देता है। ठीक है, तो ऐसे वनों को क्या कहा जाता है? कॉनिफेरस एवरग्रीन फॉरेस्ट या शंकुधारी सदाहरित वन कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, आजकल वाहनों में पेट्रोल तथा डीजल के स्थान पर सीएनजी गैस के उपयोग पर अधिक बल दिया जा रहा है, क्योंकि सीएनजी गैस में पेट्रोल और डीजल की अपेक्षा कम प्रदूषक तत्व निकलते हैं। सीएनजी गैस पेट्रोल और डीजल से शक्तिशाली ईंधन है, 1 और 2, दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए आजकल पेट्रोल और डीजल की जगह जो सीएनजी है, सीएनजी वाली गाड़ियों का, सीएनजी गैस वाली गाड़ियों का उपयोग क्यों दिया जा मतलब क्यों अधिक किया जाता है? तो इसको चलिए हम ऑप्शन से सॉल्व करते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पहला ऑप्शन क्या बोलता है? सीएनजी गैस में पेट्रोल डीजल की अपेक्षा कम प्रदूषक तत्व होते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। जो सीएनजी गैस होती है ना, इसके धुएं में क्या है, जैसे कार्बन के कण हैं, कार्बन पार्टिकल, कार्बन कण, ये क्या होते हैं, कम होते हैं। जब धुआं और कार्बन कण ये दोनों कम होते हैं, ठीक है, सीएनजी गैस में, जिससे क्या होता है, इससे पर्यावरण को ज़्यादा प्रदूषण नहीं होता, यानी ये पर्यावरण के लिए क्या होता है, बेहतर होता है। सीएनजी गैस पेट्रोल और डीजल से हल्का सस्ती भी होती है, सस्ते के अलावा, और ये क्या होती है, शक्तिशाली भी होती है, ठीक है, यानी वाहनों के लिए पर्याप्त एनर्जी भी, पर्याप्त ऊर्जा भी देती है। तो ये भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों से करेक्ट हो जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है,
पृथ्वी की सतह पर स्थित वायु तथा समुद्र की सतह पर स्थित वायु में तापांतर के कारण निर्माण होता है। किसका? तूफान का, मानसून हवाओं का, बाढ़ का, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये प्रश्न क्या कह रहा है कि जो पृथ्वी की सतह है और समुद्र की सतह है, इनके बीच में जो ताप का अंतर होता है, इस ताप में अंतर यानी तापमान में अंतर के कारण किस चीज़ का निर्माण होता है? तूफान का निर्माण होता है, मानसून हवाओं का निर्माण होता है, या बाढ़ का निर्माण होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसको ऐसे समझिए, जो पृथ्वी है, ठीक, जो पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह और समुद्र की सतह दोनों अलग अलग स्पीड से गर्म होती हैं, है ना। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी जल्दी गर्म होगी और जल्दी ही क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। यानी ये गर्म भी जल्दी होगी और ठंडी भी क्या होगी? जल्दी होगी। समुद्र का जस्ट अपोजिट होगा, गर्म भी देर से होगा और ठंडा भी देर से होगा। तो इनके बीच में जो तापमान में अंतर होता है, इस तापमान अंतर के कारण देखिए दो चीज़ में अंतर होता है। एक तो तापमान में अंतर आ जाता है, ठीक है। अब तापमान में अंतर आएगा तो वायुदाब में भी अंतर आएगा, यानी प्रेशर में भी अंतर आएगा, वायु दाब में भी डिफरेंस आता है। अब तापमान में डिफरेंस के कारण, वायु दाब में डिफरेंस के कारण दो क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे उसको, परिस्थितियाँ बनेंगी। दो क्या होगा? परिस्थितियाँ बनेंगी। एक क्या होगा? जहाँ पे गर्म क्षेत्र होगा, जहाँ पे गर्म क्षेत्र होगा तो गर्म क्षेत्र में वायुदाब कम हो जाएगा, गर्म क्षेत्र में वायुदाब क्या होगा? कम होगा, ठीक है। और जो ठंडा क्षेत्र होगा, ठंडे क्षेत्र में वायुदाब क्या हो जाएगा? वायुदाब हो जाएगा ज़्यादा, ठीक है। ये दो परिस्थितियाँ क्रिएट होंगी कि गर्म क्षेत्र में वायुदाब कम और ठंडे क्षेत्र में वायुदाब हो जाएगा ज़्यादा। अब देखिए, हवा का क्या प्रकृति होती है, यानी हवा का क्या स्वभाव होता है? हवा का ये स्वभाव होता है कि जो हवा है वो अधिक दाब से कम दाब की ओर चलती है। कैसे चलती है? हवा हमेशा अधिक दाब से, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अधिक दाब से किधर चलती है? कम दाब की ओर चलती है, ठीक। क्या था? गर्म क्षेत्र में वायुदाब कम था और ठंडे क्षेत्र में वायुदाब ज़्यादा था। अब जिधर दाब कम है तो हवा क्या करेगी? अधिक दाब से कम दाब की ओर जाएगी। तो इसी अधिक दाब से कम दाब की ओर जब वायु जाएगी तो इससे ही मानसूनी हवाओं का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? मानसूनी हवाओं का निर्माण होता है। तो मानसूनी हवा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरी प्रोसेस ये ध्यान में रखिएगा कि पृथ्वी जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी होती है, जबकि समुद्र होता है देर से गर्म और देर से ठंडा होता है, जिसके कारण इन दोनों के बीच में ताप और वायुदाब का अंतर क्रिएट होता है। इसके कारण दो परिस्थिति का निर्माण होता है, गर्म क्षेत्र में वायुदाब कम और ठंडे क्षेत्र में वायुदाब ज़्यादा, जिससे जो हवा है वो ज़्यादा अधिक दाब से कम दाब की ओर जाती है। इसके वजह से मानसून हवाओं का निर्माण होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऋतु एक समतल दर्पण के सामने खड़ी है। ऋतु और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 10 मीटर है। यदि वह दर्पण की ओर 2 मीटर चले तो ऋतु और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी? ये आपका सीटेट 2016 में पूछा गया प्रश्न है। शुरू में ही मैंने कहा था कि क्या करेंगे, NCERT के संभावित प्रश्न भी करेंगे, उसके साथ PYQ प्रश्न भी करेंगे, और साथ ही साथ हम उन्हीं टॉपिक से प्रश्न लिए हैं जिनको हम पहले पढ़ चुके हैं। इसकी वजह से हमारा साथ ही साथ थ्योरी का भी रिवीजन होता जाएगा, ठीक है। तो एक कंप्लीट तैयारी चल रही है पिछले 10 से 12 दिनों के लिए। तो देखिए क्या है, यहाँ पे समतल दर्पण की बात हुई है, तो पहले हम समतल दर्पण के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। समतल दर्पण क्या होता है? मान लीजिए एक से समतल दर्पण है, तो समतल दर्पण की 3-4 क्या होते हैं? क्राइटेरिया होते हैं, ठीक है। 3-4 ये रूल फॉलो करता है। क्या करता है कि जितनी बड़ी वस्तु होगी, मान लीजिए ये वस्तु है 2 फीट की है, कितनी है? 2 फीट की है, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी उतना ही बड़ा बनेगा, यानी 2 फीट का प्रतिबिंब भी बनेगा। क्या बनेगा? 2 फीट का प्रतिबिंब भी बनेगा। अब मान लीजिए ये प्रतिबिंब क्या है, दर्पण से कितनी दूर पे है? 5 मीटर दूरी पे है। तो ये वस्तु, ये जो व्यक्ति है दर्पण से 5 मीटर दूरी पे है, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी दर्पण से 5 मीटर दूरी पर ही बनेगा। और वस्तु जैसा है सीधा खड़ा है तो प्रतिबिंब भी सीधा बनेगा, वस्तु उल्टा खड़ा है तो प्रतिबिंब भी उल्टा बनेगा। यानी कुल मिला के जितना ही बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब, जितनी दूरी वस्तु से दर्पण की उतनी दूरी प्रतिबिंब से दर्पण की होगी, ठीक है। और वस्तु हमेशा सीधा बनेगा, हाँ दर्पण के उस पार बनता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? आभासी प्रतिबिंब बोल देते हैं।
ठीक है। प्रतिबिंब बनेगा हमेशा सीधा, पर कैसा होगा? आभासी। हाँ, एक कंडीशन में क्या होता है, पार्श्वीय उल्टा होता है। पार्श्वीय उल्टा यानी लेटरली इन्वर्टेड से क्या समझते हैं कि लेफ्ट को राइट कर देता है और राइट को क्या कर देता है, लेफ्ट कर देता है, बाकी वैसे सीधा बनेगा। ठीक है, अब ये चीज़ें हमको क्लियर हो गई। तो अब हम प्रश्न में आते हैं। क्या बोला है कि ऋतु और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या है? 10 मीटर है। मान लेते हैं ये क्या है, दर्पण है, समतल दर्पण है। यहाँ पे ये कौन खड़ी है? यहाँ पे ऋतु खड़ी है। ठीक है, और यहाँ पे उसका प्रतिबिंब बना है, ऋतु का ये क्या हो गया, प्रतिबिंब हो गया। अब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? इन दोनों के बीच की दूरी ये जो है, ये है 10 मीटर, यानी 10 मीटर है। तो अभी हमने पढ़ा कि जितनी दूरी वस्तु से दर्पण के बीच की होती है, उतनी दूरी प्रतिबिंब से दर्पण के बीच की होती है। यानी 5 मीटर इधर होगा तो 5 मीटर क्या होगा, इधर होगा। अब क्या बोला है कि अब यदि वह दर्पण की ओर 2 मीटर चले, 2 मीटर चले, यानी अब इनके बीच, अब ऋतु यहाँ पे आ गई, यहाँ पे आके खड़ी हो गई। ठीक है, तो 2 मीटर आ गई, यानी अब इसके बीच की दूरी, दर्पण और ऋतु के बीच की दूरी कितनी बची? 3 मीटर बची। हमने अभी पढ़ा है कि जितनी वस्तु से दर्पण के बीच की दूरी होगी, उतनी ही प्रतिबिंब और दर्पण के बीच की दूरी होगी। तो अब जब ऋतु और दर्पण के बीच की दूरी 3 मीटर बची, तो अब ऋतु की परछाई जो प्रतिबिंब बनेगी, उसकी और दर्पण के बीच की दूरी भी कितनी बचेगी? 3 मीटर ही बचेगी। तो पूछा है तो ऋतु और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी? यानी अब 2 मीटर चलने के बाद ऋतु और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी बचेगी? 3 + 3 यानी 6 मीटर बचेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 6 मीटर होगा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत डाउट है, तो आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा। तो ये जितने भी प्रतिबिंब फॉर्मेशन का, चाहे उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है, समतल दर्पण, सभी को एक बार मैं छोटी सी क्लास लाके आपको डाउट पूरा क्लियर कर दूंगी। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पे। चुंबक के विषय में नीचे दिया गया कौन सा तथ्य सही नहीं है? ये भी आपका सीटेट 2016 में पूछा गया प्रश्न है। आकर्षण चुंबक का एक निश्चित परीक्षण है। देखिएगा, ऑप्शन ध्यान से पढ़िएगा। एक तो यहाँ पे नहीं पूछा है, दूसरा आप ऑप्शन पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तर से आरंभ होती हैं और दक्षिण में विलीन हो जाती हैं। चुंबक को सजातीय ध्रुव जो होते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्षण चुंबक के सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक होता है। ठीक है, तो इसको हम एक एक ऑप्शन से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आकर्षण चुंबक का एक निश्चित परीक्षण है। क्या सिर्फ आकर्षण ही चुंबक का एक निश्चित परीक्षण है? ठीक है, इसको आप अभी हम क्वेश्चन मार्क में रखते हैं। आकर्षण चुंबक का निश्चित परीक्षण है, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। आकर्षण चुंबक का एक गुण धर्म है, ये हम कह सकते हैं। जो आकर्षण है, ये चुंबक का एक गुण धर्म है, ये हम कह सकते हैं। जैसे चुंबक होता है, ये लोहे, इन मेटल्स को क्या करता है? आकर्षित करता है। ये इसका गुण धर्म है, निश्चित परीक्षण नहीं है। ठीक है, तो हालांकि आंसर तो हमारा क्या हो जाएगा? यही फर्स्ट ही हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा है, गलत पूछा है। दूसरा आ जाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तर ध्रुव से आरंभ होती है, दक्षिण ध्रुव में समाप्त होती हैं। ये बिल्कुल करेक्ट है। जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का नियम होता है ना, ये यही होता है कि उत्तर ध्रुव से स्टार्ट होती हैं, जाके दक्षिण ध्रुव में क्या हो जाती हैं? समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, अब है चुंबक के जो सजातीय ध्रुव होते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। बिल्कुल करेक्ट है। सजातीय ध्रुव मतलब क्या होता है? समान पोल। जो समान पोल होते हैं, यानी चाहे नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे के पास आ गया, चाहे साउथ साउथ एक दूसरे के पास आ गए, तो क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, दूर भेजते हैं। वहीं पर अगर विजातीय ध्रुव की बात की जाए, यानी भिन्न भिन्न जो ध्रुव होते हैं, चाहे साउथ नॉर्थ या नॉर्थ साउथ हैं, तो क्या करेंगे? एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्षण चुंबक के सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है। बिल्कुल करेक्ट है। जो क्षण चुंबक है ना, सिरों यानी उनके ध्रुव पर, उनके ध्रुवों पर जो चुंबकीय बल है वो अधिक लगता है। ठीक है, चुंबकीय बल ध्रुवों पर सबसे अधिक लगता है, ये भी कहना बिल्कुल करेक्ट होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यही चुंबक के बारे में गलत दिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पे भी सही नहीं पूछा है। किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रवाहित होने के लिए विद्युत धारा की अधिकतम सीमा है। सभी भवनों में विद्युत परिपथों में फ्यूज लगाए जाते हैं। यदि परिपथ में उपर्युक्त फ्यूज लगाया जाए तो सुरक्षित सीमा से अधिक विद्युत धारा होने पर यह फ्यूज उड़ जाएगा। किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रवाहित होने के लिए विद्युत धारा की न्यूनतम सीमा है। ठीक है, इसको भी हम एक एक ऑप्शन से पढ़ते हैं। किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रवाहित होने के लिए विद्युत धारा की अधिकतम सीमा है।
क्या ये करेक्ट है? तो हाँ, बिल्कुल सही है। हर एक जो परिपथ होता है उसकी एक सीमा होती है कि ये इतने वोल्ट तक ही, मान लीजिए 100 वोल्ट या 1000 वोल्ट, इतने वोल्ट तक ही ये विद्युत धारा का प्रवाहन कर सकता है, अपने में से इतने ही धारा को ये प्रवाहित कर सकता है। तो एक अधिकतम सीमा इसकी निश्चित होती है किसी भी विद्युत परिपथ की। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। सभी भवनों में विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाए जाते हैं, सही है। हर एक घर में सुरक्षा के लिए फ्यूज या फिर इसको क्या बोलते हैं, एमसीबी लगाए जाते हैं, जिससे कोई भी तकनीकी खराबी आए ना, कोई भी खराबी आए तो क्या हो, जो घरेलू जो उपकरण है ना, जो भी विद्युत उपकरण है उनमें डायरेक्ट इफेक्ट ना हो। इससे क्या हो जाता है, फ्यूज डाउन हो जाएगा, फ्यूज पिघल जाएगा, एमसीबी डाउन हो जाता है, और जो घरेलू परिपथ होते हैं, विद्युत परिपथ होते हैं, बिल्कुल सुरक्षित रहते हैं। तो हाँ, घरेलू परिपथ में मतलब विद्युत परिपथों में फ्यूज लगाए जाते हैं सभी भवनों में। यदि परिपथ में उपयुक्त फ्यूज लगाया जाए तो सुरक्षित सीमा से अधिक विद्युत धारा होने पर यह उड़ जाता है। बिल्कुल करेक्ट है। फ्यूज का यही काम ही होता है, जो फ्यूज होता है इसका यही काम है कि देखिए इसका क्या है, एक सीमा, अधिकतम सीमा क्या होती है, फिक्स होती है। अगर इससे ज़्यादा वोल्टेज बढ़ता है ना तो ये फ्यूज ही उड़ जाता है, जिसको फ्यूज उड़ना बोलते हैं। एक्चुअल में ये फ्यूज क्या होता है, पिघल जाता है। ठीक है, तो ये फ्यूज का काम ही है कि जब भी हद से ज़्यादा उससे, यानी जितना वोल्टेज उसका डिसाइड है कि अधिकतम सीमा इतना ही वोल्ट प्रवाहित कर सकता है धारा का, तो अगर उससे ज़्यादा धारा उसको दी जाती है तो क्या करता है, फ्यूज उड़ जाता है या पिघल जाता है। अगला है, किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रवाहित होने के लिए विद्युत धारा की न्यूनतम सीमा नहीं डिसाइड होती है, अधिकतम सीमा। सुरक्षा के लिए अधिकतम सीमा डिसाइड होती है, न्यूनतम धारा की कोई सुरक्षा सीमा नहीं होती है। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे सत्य नहीं पूछा था तो यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य क्या है? प्रोटीन का ग्रहणी के अम्लीय माध्यम में पाचन, प्रोटीन का आंत के क्षारीय माध्यम में पाचन, प्रोटीन का आमाशय के अम्लीय माध्यम में पाचन, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य क्या है? तो जो ट्रिप्सिन है ये एक प्रकार का डाइजेस्टिव एंजाइम है। कैसा एंजाइम है? डाइजेस्टिव या फिर पाचक एंजाइम है। और यह मतलब यह बनाया कहाँ पे जाता है, तो यह बनाया जाता है अग्नाशय में। बनाया कहाँ जाता है? अग्नाशय में बनाया जाता है। और यह काम कहाँ पे करता है? तो काम करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, काम कहाँ करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में काम करता है। अब देखिए जो ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन का काम क्या है? तो ट्रिप्सिन का काम है कि जो प्रोटीन है ना, एक मिनट, प्रोटीन है तो प्रोटीन को क्या करता है, इसको छोटे छोटे अणु यानी इसको पेप्टाइड में बदलता है। पेप्टाइड के बाद किस में बदल देता है? अमीनो एसिड में बदलता है। पहले किस में बदलता है? पहले बदलता है पेप्टाइड में। पेप्टाइड के बाद इसको किस में बदल देता है? अमीनो एसिड में बदलने का काम करता है। ये ट्रिप्सिन का काम है। तो देखिए ये क्या है, जो भोजन में जो भी मौजूद प्रोटीन है उसको पेप्टाइड में बदलेगा और अमीनो एसिड में बदलेगा। इससे क्या होता है, प्रोटीन का पाचन आसानी से हो जाता है और शरीर उसको क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। तो कुल मिला के ये जो क्या है, ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन का काम क्या है? ट्रिप्सिन एंजाइम छोटी आंत में प्रोटीन के पाचन में क्या करता है, सहायता करता है। क्या करता है? प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, प्रोटीन का आंत के क्षारीय माध्यम में पाचन करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि किसी कारणवश हमारी आंतरिक उपकला की पैराइटल कोशिका आंशिक रूप से अक्रिय हो जाए या फिर नष्ट हो जाए तो निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ेगा? अग्नाशयी एंजाइम तथा मुख्य रूप से ट्रिप्सिन एवं लाइपेज प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर पाएंगे। आमाशय का पीएच एकाएक कम हो जाएगा। स्ट्रिप्सिन अधिक प्रभावी हो जाएगा। पेप्सिन द्वारा प्रोटीन को प्रोटीएज तथा पेप्टोन्स में जल अपघटन ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? तो इसके आंसर तक पहुंचने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये जिक्र आया है ना पैराइटल कोशिकाओं का, पैराइटल सेल्स का, ये पैराइटल सेल्स होती क्या हैं और इसका काम क्या होता है। तो देखिए जो पैराइटल सेल होती हैं ये कहाँ पे पाई जाती हैं? स्टमक में पाई जाती हैं। यानी कुल मिला के ये स्टमक के पैराइटल सेल से क्वेश्चन है। अब पैराइटल सेल का काम क्या होता है? तो ये जो पैराइटल सेल स्टमक में पाई जाती हैं इसका काम है कि ये HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को क्या करती हैं, बनाने का काम करती हैं। कुल मिला के इसका सिर्फ इतना काम है पैराइटल सेल का कि ये HCl बनाएंगे। अब जो हेड HCl है ये क्या करता है? तो ये आमाशय के pH को कम करता है। pH को कम करना मतलब कैसा वातावरण बनाता है? एसिडिक वातावरण, अम्लीय वातावरण आमाशय में बनाता है। अब जो HCl है ये अम्लीय वातावरण बनाएगा जिसके कारण जो पेप्सिन एंजाइम होता है, पेप्सिन एंजाइम क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। ठीक है, अब जब पेप्सिन एंजाइम एक्टिव होगा तो यही क्या करेगा? प्रोटीन का पाचन करेगा। इसी की वजह से जो प्रोटीन का पाचन है वो सही ढंग से हो पाता है। कुल मिला
के जो HCl इतना काम कर पाता है ना, इस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कौन बनाता है? तो पैराइटल कोशिकाएं बनाती हैं। अब अगर पैराइटल कोशिकाएं ही नष्ट हो जाएं, किसी कारणवश यही खराब हो जाए, तो क्या होगा? ठीक। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है? अग्नाशयी एंजाइम तथा मुख्य रूप से ट्रिप्सिन एवं लाइपेज प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर पाएंगे। क्या ये सही है? क्या ये सही है? देखिए, तो यहाँ पे एंजाइम का जिक्र किया है, किसका? ट्रिप्सिन एवं लाइपेज। तो क्या ट्रिप्सिन एवं लाइपेज ये पैराइटल कोशिका से जुड़े हैं? ये क्या है? ये छोटी आंत में, ये जो ट्रिप्सिन और लाइपेज है, ये छोटी आंत में काम करते हैं। कहाँ पे काम करते हैं? छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में काम करते हैं। ये पैराइटल सेल से नहीं जुड़े होते हैं, इसलिए इन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरा है अमाशय का pH 1 कम हो जाएगा। क्या ऐसा होगा? देखिए, पैराइटल कोशिका अगर नष्ट होंगी तो जो पैराइटल कोशिका है ये अमाशय के पीएच को क्या करती हैं? ऑलरेडी कम करती हैं। तो क्या इनके नष्ट होने से पीएच और कम होगा? तो इनके अगर ये नष्ट हो जाएंगे तो पीएच क्या होगा? बढ़ेगा। यानी अमाशय का जो वातावरण है कैसा हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। जबकि पैराइटल कोशिका क्या करती हैं? एसिडिक यानी अम्लीय बनाने का काम करती हैं। अगर ये नष्ट हो जाएंगी तो अमाशय का पीएच कैसा हो जाएगा? क्षारीय वातावरण हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरा है कि जो स्ट्रिप्सिन है अधिक प्रभावी हो जाएगा, तो नहीं, ये भी नहीं होगा। चौथा हमारा ऑप्शन क्या है? कि पेप्सिन द्वारा प्रोटीन और प्रोटीएज तथा पेप्टोन्स में जल अपघटन ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगा। यानी पेप्सिन द्वारा प्रोटीन और पेप्टोन का जो अपघटन होता है, यानी पाचन होता है, ये नहीं हो पाएगा। तो बिल्कुल करेक्ट ये आंसर है। अब कैसे नहीं हो पाएगा? तो ये देखिए, जब ये पैराइटल कोशिका ही नहीं रहेंगी, पैराइटल कोशिका नहीं रहेंगी तो HCl कम बनेगा, HCl की मात्रा कम होगी। अब जब HCl कम रहेगा तो जो पेप्सिन है, पेप्सिन HCl ही तो एक्टिव करता है, तो पेप्सिन क्या होगा? ये ठीक से काम नहीं करेगा, ठीक से वर्क नहीं करेगा, यानी सक्रिय ही नहीं होगा, एक्टिव नहीं होगा। जब पेप्सिन नहीं एक्टिव होगा तो प्रोटीन का पाचन कैसे होगा? ठीक है, तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि जो पेप्सिन है वो प्रोटीन का पेप्टोन्स में अपघटन नहीं कर पाएगा, यानी अमीनो एसिड का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। ठीक है, यानी कुल मिला के प्रोटीन का पाचन अच्छे से नहीं हो पाएगा अगर पैराइटल कोशिकाएं नष्ट हो गई तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए पदों के विभिन्न संयोजन में से जंतु कोशिका के संदर्भ पदों का कौन सा संयोजन सही है? कुल मिला के ये बोला है कि जंतु कोशिकाओं में कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं। ये आपके 2013 में पूछा गया प्रश्न है। केंद्रक प्लास्टिड कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति, केंद्रक क्रोमोसोम राइबोसोम कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली क्रोमोसोम राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका झिल्ली राइबोसोम क्लोरोप्लास्ट तथा माइटोकॉन्ड्रिया। जंतु कोशिका में कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं? देखिए, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, तो इस पर टाइम ज़्यादा नहीं करते, बस ये देख लेते हैं जंतु कोशिका में कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं और पादप कोशिका में कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। तो पहले ऑप्शन पे देखिए, जंतु कोशिका की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो केंद्रक होता है, बिल्कुल सही है। कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका भित्ति और प्लास्टिड जंतु कोशिका में नहीं होता, तो ये गलत हो गया। दूसरा है केंद्रक क्रोमोसोम राइबोसोम कोशिका भित्ति। अब क्या कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में होती है? तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। कोशिका झिल्ली क्रोमोसोम राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। कोशिका झिल्ली राइबोसोम क्लोरोप्लास्ट। देखिए, क्लोरोप्लास्ट जंतु कोशिका में नहीं होता, हरित लवक प्लांट सेल में होता है, जो कि फोटोसिंथेसिस का काम करता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए युगलों में से कौन सा युगल लक्षण की आनुवांशिकता से संबंधित है? यह सीटेट जुलाई 2013 में पूछा गया प्रश्न है। क्रोमोसोम तथा जीन, क्रोमोसोम माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली क्लोरोप्लास्ट। आनुवांशिकता, आनुवांशिकता से बिल्कुल क्या कौन संबंधित है? अरे क्लोरोप्लास्ट और कोशिका झिल्ली ये काटिए, ये आनुवांशिकता से संबंधित नहीं है, सुरक्षा वाली ये बाहरी आवरण है। माइटोकॉन्ड्रिया ये पावर हाउस होता है, एनर्जी देता है, एटीपी बनाता है, आनुवांशिकता से संबंधित नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गुणसूत्र और जीन। ये क्या होते हैं? आनुवांशिकता से, जेनेटिक्स से संबंधित होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सभी अयस्क खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते। कुछ खनिजों में धातु की प्रतिशत मात्रा अधिक हो सकती है, जबकि कुछ में धातु की प्रतिशत मात्रा कम हो सकती है। अब पूछा, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल ए, केवल बी, ए और बी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो पहला कथन क्या है कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते। देखिए, जो ओर होते हैं, अयस्क होते हैं, ये ऐसे खनिज होते हैं जिनसे धातु हम जरूरत पड़ने पे मेटल्स का क्या करें? निष्कर्षण कर सकें। ठीक है, तो जितने भी ओर होते हैं ना, ये इनमें
कोई इनमें ये एक प्रकार से क्या होते हैं, खनिज ही होते हैं। इसलिए हर जो अयस्क होता है ये खनिज होता है, लेकिन हर खनिज जो है वह अयस्क हो ये जरूरी नहीं है। ठीक, तो पहला क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है कुछ खनिज में धातु की प्रतिशत मात्रा अधिक हो सकती है और कुछ में धातु की प्रतिशत मात्रा कम हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। कोई जो अयस्क है, कोई खनिज है, उसमें मेटल्स की मात्रा अधिक है और किसी में कम है, बिल्कुल संभव है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मिश्र धातु है जिसमें कॉपर घटक तत्व के रूप में नहीं होता है? जर्मन सिल्वर, मैग्नीशियम, एलनिको और ब्रास। इनमें से कौन सी मिश्र धातु जिसमें कॉपर घटक यानी कुल मिला के कॉपर नहीं प्रेजेंट है? ठीक है, ए और बी, बी और सी और डी और ए और सी। तो सबसे पहले जर्मन सिल्वर को देखते हैं। तो ये किससे मिलकर बना होता है, कॉपर और जिंक प्लस निकल से मिलकर बना होता है, तो इसमें तो कॉपर प्रेजेंट है। ठीक है, जो मैग्नीशियम है ये किससे मिलकर बना होता है, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है। एलनिको किससे मिलकर बना होता है, तो ये भी एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट से मिलकर बना होता है। ठीक है, और जो ब्रास होता है ये किससे मिलकर बना होता है, कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है। तो देखिए ब्रास और जर्मन सिल्वर में कॉपर प्रेजेंट है और यहाँ पे नहीं पूछा है, तो मैग्नीशियम में नहीं प्रेजेंट है और एल्निको में नहीं प्रेजेंट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खाद्य परीक्षण में उपस्थित प्रोटीन के परीक्षण पद हैं। ठीक, तो ये क्या है, ये आपका जो फूड टॉपिक है ना, फूड टॉपिक से प्रश्न है, प्रोटीन परीक्षण। उसमें जो फूड टॉपिक हम 1 घंटे की क्लास पढ़े हैं ना, उसमें हम सारी चीज़ें पढ़े हैं, प्रोटीन परीक्षण, विटामिन परीक्षण, वसा परीक्षण, सभी के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है। वो 1 घंटे की क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। फूड वाला टॉपिक अगर आपको पढ़ना है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, ये सारी चीज़ें, खनिज लवण, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे डिटेल में पढ़ा है। अगर आपको पढ़ना है तो आप वो क्लास, एक क्लास अटेम्प्ट कर लेंगे तो ये सारी चीज़ें आपका क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रोटीन परीक्षण में क्या क्या स्टेप फॉलो होते हैं यहाँ पे उसकी बात की गई है। परख नली में खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लेते हैं। चलिए इसको हम सीक्वेंस में डायरेक्ट लगा के देखते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है प्रोटीन परीक्षण के लिए, प्रोटीन परीक्षण के लिए अगर कोई भी खाद्य पदार्थ है वो उसमें सॉलिड स्टेट में है, ठीक है, सॉलिड स्टेट में है, तो उसका हम पाउडर बना लेंगे या पेस्ट बना लेंगे। तो पहला स्टेप हमारा क्या हो जाएगा ये। फिर दूसरा क्या करेंगे, एक हम परख नली लेंगे, एक परख नली लेंगे, उसमें क्या करेंगे, थोड़ी सी मात्रा में या 10 बूंद, थोड़ी सी मात्रा में ये पाउडर लेंगे जो सॉलिड का हम पाउडर बनाए हैं। उसके बाद उसमें 10 बूंद जल मिलाते हैं और उसको क्या करते हैं, हिलाते हैं। ये हमारा दूसरा स्टेप हो जाएगा। ठीक है, पहले हमने सॉलिड जो था पदार्थ उसको चूर्ण में या पेस्ट में बदले। उसके बाद एक परख नली में थोड़ी सी उसका अमाउंट लिए चूर्ण या पेस्ट का, फिर 10 बूंद उसमें जल डाले और उसको सेकिए, हिलाए। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद तीसरे स्टेप में उसमें 2 बूंद कॉपर सल्फेट विलयन की मिलाएंगे। क्या करेंगे, 2 बूंद कॉपर सल्फेट मिलाएंगे। फिर चौथा हमारा स्टेप होगा, परख नली में 10 बूंद कास्टिक सोडा विलयन मिलाते हैं और उसको अच्छी तरीके से हिला लेते हैं। ठीक, अब अगर वो विलयन कैसे रंग का हो गया, बैगनी रंग का हो गया, कैसा हुआ, बैगनी रंग का हो गया, तो मतलब समझ लेते हैं कि उसमें प्रोटीन उपस्थित है। यानी पहला स्टेप में हमारा क्या आ जाएगा, बी, दूसरे में क्या आ जाएगा ए, तीसरे में आ जाएगा डी और फिर चौथे में आ जाएगा सी। तो चलिए इसका कूट देख लेते हैं, बी ए डी सी किस में है, ऑप्शन नंबर सेकंड में है, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वसाएं कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होती हैं। वसाएं केवल जंतुओं से प्राप्त होती हैं। आहार में उच्च मात्रा में संतृप्त वसा की उपस्थिति से हृदयघात हो सकता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, केवल ए और बी और सी, ए और सी, कौन सा कथन सही है। तो पहला देखते हैं, वसाएं कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होती हैं। क्या होती हैं, बिल्कुल करेक्ट है। जो वसा है ये पानी में नहीं घुलती हैं, लेकिन कार्बनिक विलायक में क्या होता है, जैसे ईथर आ गया, बेंजीन आ गया, ठीक है, तो इनमें क्या होती हैं, घुलनशील होती हैं। तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। वसाएं केवल जंतु से प्राप्त होती हैं, गलत है। वसाएं जंतु और वनस्पति दोनों से प्राप्त होती हैं। जंतु में जैसे घी, मक्खन, इनसे प्राप्त होती हैं। वनस्पति में जैसे सरसों का तेल है, मूंगफली का तेल है, इनसे प्राप्त होती हैं। तो दोनों से प्राप्त होती हैं, ये गलत हो जाएगा। आहार में उच्च मात्रा में संतृप्त वसा की उपस्थिति होती है तो हृदयघात हो सकता है, बिल्कुल करेक्ट है। अगर सैचुरेटेड फैट बहुत ज़्यादा अगर आहार में लेते हैं हम
डाइट में बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैट, संतृप्त वसा लेते हैं तो उससे क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जिससे हार्ट अटैक का भी खतरा होता है। तो यानी ए और सी क्या है, यहाँ पे करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 ए और सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहे कुछ हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। हर एक प्रश्न से हमने 2 से 3 चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़ी है। तो अगर हम 15 से 16 प्रश्न कर रहे हैं दिन में, तो लगभग हम 40 से 50 प्रश्न एक आधे घंटे 35 मिनट की क्लास में हम पढ़ रहे हैं। हर एक क्लास आपके सीटेट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही प्रश्न आपके सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं एग्जैक्ट। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उठा के देखेंगे ना, तो ऐसे लेवल के प्रश्न आपके पूछे गए हैं। भले ही आप देखिए सिलेबस में आपका 6 to 8 ही दिया होगा, पर आपको करना क्या है, 6 to 10th तक का स्टैंडर्ड फॉलो करना है अगर आपको सीटेट एग्जाम क्लियर करना है तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पे कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों और रिवीजन के साथ। तब तक अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा और नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। धन्यवाद।